हमें हमारा जो सोना था वो प्लेज करना पड़ा था। कुछ मैल प्रैक्टिसेस भी थी सिक्योरिटीज मार्केट में। हर्षद मेहता पीरियड जाना जाता है वो। क्या कुछ स्ट्रगल भी था मतलब व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द मनी? 2003 में किसी को इक्विटी देखना नहीं था, तो तभी लोगों को जा के कन्विंस करना पड़ता था कि इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। 2013 में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्लाइंट थे और फिर बाद में वो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में आए, तो तभी हमारे पास तकरीबन 300 क्लाइंट थे। आज 25-26 लाख क्लाइंट। अगर आप और मैं ताश खेलने लगे और जुआ खेले तो क्या हम दोनों एक साथ में जीत सकते हैं? नहीं। अगर आप जीते तो मैं हारूंगा, अगर मैं जीता तो आप हारेंगे। ट्रेडिंग है, इसे फाइनेंस में जीरो सम गेम कहते हैं। 90% प्लस लोग लॉस कर रहे हैं इस सेगमेंट में। एक लेजेंडरी इन्वेस्टर जो 20 लाख से ज्यादा लोगों को पिछले 10 साल से 20% के कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दे रहे हैं, जो कि वॉरेन बफेट की रिटर्न से भी ज्यादा है। मुझे पता नहीं कि आप इन्हें जानते हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हाई चांसेस है कि आपने इनकी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर राजीव ठक्कर की, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है पराग पारिक म्यूचुअल फंड के, और ये मैनेज करते एक लेजेंडरी म्यूचुअल फंड स्कीम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो लगभग 60,000 करोड़ रुपीस मैनेज करती है। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है मिस्टर राजीव ठक्कर के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में, उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में, जो आपको हैरान कर देगी। साथ ही हमने बात की इन्वेस्टमेंट जर्नी की और उनकी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की। सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही विजडम भरा ये वीडियो है, जिसमें से जितना नॉलेज आप ले सकते हो ले लीजिए। और मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉडकास्ट है जो आपको 3-4 महीने बाद फिर से देखना पड़ेगा, ताकि इतनी सारी नॉलेज और विजडम इन्होंने इस वीडियो में शेयर की है, जो कि एक साथ कंज्यूम करना हम ह्यूमंस के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं मिस्टर राजीव ठक्कर के साथ पहला हिंदी पॉडकास्ट। हेलो सर, नमस्कार। प्रसाद पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आपका बचपन कैसा रहा और कब आपने ये डिसाइड किया कि इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए? तो मेरी पैदाइश मुंबई में हुई है और यहीं पे एजुकेशन हुआ है। अंधेरी, विले पार्ले, इस एरिया में स्कूलिंग भी था, कॉलेज भी था। तो पहले 20 साल तो अंधेरी विले पार्ले एरिया में गुजरा। स्कूलिंग था, फिर कॉमर्स में एजुकेशन किया, कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया नरसिंह मोहन से। मेरा ग्रेजुएशन ईयर 1992 था। तो जो यंगर लोग हैं उनको शायद कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा उस पीरियड का। तो तभी वित्तीय क्राइसिस हुई थी इंडिया में। हमें हमारा जो सोना था वो प्लेज करना पड़ा था, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं था हमारे पास। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो उदारीकरण या जो लिबरलाइजेशन हुआ, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी के वक्त में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश हुआ। साथ ही साथ कुछ मैल प्रैक्टिसेस भी थी सिक्योरिटीज मार्केट में। हर्षद मेहता पीरियड जाना जाता है वो। तो काफ़ी रैपिड चेंज हो रहा था उस समय में। कुछ समय बाद फॉरेन निवेशक इंडिया में आने लगे। तो 92 मेरा ग्रेजुएशन ईयर था। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एनरोल किया मैंने। तो फाइनेंशियल मार्केट्स एक अच्छा करियर ऑप्शन था कॉमर्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए। तो सीए कंप्लीशन के बाद मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स ज्वाइन कर लिया और तब से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो इन्वेस्टिंग आपने कॉलेज के दौरान शुरू की थी या फिर अपना सीए पूरा होने के बाद? इन्वेस्टिंग में रुचि तो थी, लेकिन तभी जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो मेरे फादर देखते थे। मतलब तभी कुछ सेविंग्स नहीं थी मुझे इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी है वो सीए कंप्लीट होने के बाद शुरू हुआ 94-95 पीरियड में। तो आपने करियर की शुरुआत आई थिंक प्राइम सिक्योरिटीज से की थी। उसके बाद पीपीएफएस में आपकी एंट्री कैसे हुई? पीपीएफएस में मैंने 2001 में ज्वाइन किया। तो एक ऐसा समय था इंडियन स्टॉक मार्केट्स में कि जब उतार चढ़ाव काफ़ी था, लेकिन डायरेक्शनली कुछ मूवमेंट नहीं था। तो बीएसई सेंसेक्स जो आज 72-73,000 तक पहुंच गया है, वो उस समय में 4,200 पे पीक हो गया था और 11 साल तक वो पीक क्रॉस नहीं हुआ था। तो ऊपर नीचे चलता रहता था। और .com के समय में
टेक्नोलॉजी शेयर्स में बढ़त आई, Right. लेकिन फिर उसमें क्रैश भी आया। राइट लेकिन वो समय ऐसा था जब ब्याज दर बहुत ऊंची Right. थी, तो बॉन्ड्स में काफ़ी एक्टिविटी थी। तो कुछ साल मैंने बॉन्ड्स में भी बिताए और 2001 में PPFS ज्वाइन किया मैंने। ओके तो बॉन्ड मार्केट पर आपका क्या व्यू है अभी? मतलब तब हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी 13-14% तक जाते थे। पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो उस तरह के इंटरेस्ट रेट्स हमें नहीं देखने मिले हैं, तो उस पर आपका क्या व्यू है? इक्विटी वैल्यूएशन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, राइट बॉन्ड के यील्ड में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एज ए इन्वेस्टर एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, और रिस्क एपेटाइट और जो लाइफ स्टेज है उसे ध्यान में रखना है। अगर कोई रिटायर्ड व्यक्ति है जिसे हर महीने आमदनी की ज़रूरत है, तो उसके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स होने बहुत ही ज़रूरी है। 50% से ज़्यादा, कोई कोई केस में 75% तक भी हो सकते हैं बॉन्ड्स। अगर कोई यंग व्यक्ति है जिसके पास 30-40 साल है रिटायरमेंट को, जो 20 साल की उम्र में वर्कफोर्स ज्वाइन करता है, तो उसके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर इक्विटी होनी चाहिए। तो ये बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। जो रेगुलर सेविंग है उसे भी ध्यान में रखना है, यानी अगर Right. कोई प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो उसके ज़्यादातर एलोकेशन बॉन्ड्स में होती है, तो उसके उपरांत जो पर्सनल सेविंग्स है वो ज़्यादातर इक्विटी में जाने चाहिए Right. यंग लोगों के लिए। और जो एल्डरली है या रिटायर्ड है उन्हें ज़्यादातर पैसे बॉन्ड में बॉन्ड रखने में चाहिए। रखना चाहिए। अभी एक डायलेमा ये है यंग लोगों के दिमाग में कि जहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आपका भी एक लेजेंडरी फंड है, तो ऐसे में जब एक तरफ वो देखते हैं कि मुझे बॉन्ड में काफ़ी कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, इक्विटी में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिल रहे हैं बिकॉज इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो इस डायलेमा को मतलब कैसे सॉर्ट आउट करें? तो पिछले कुछ सालों में इक्विटी रिटर्न अच्छा रहा है, राइट लेकिन ये इक्विटी रिटर्न हमेशा अच्छे रहते हैं ऐसा कोई गारंटीड Right. नहीं है। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जब गाड़ी चलाते हैं या कोई भी 2 व्हीलर चलाता है या 4 व्हीलर चलाता है, तो ज़्यादातर हम आगे देखते हैं, साइड मिरर या रियर व्यू मिरर में कुछ समय के कुछ लिए समय देखते। तो ज़्यादा ज़रूरी आगे क्या है वो महत्व का है। राइट अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे क्या है वो हमें नज़र नहीं आता, इसलिए पूरा ध्यान हमारा रियर व्यू मिरर पे होता है। राइट तो जब पिछले 3-4-5 साल में रिटर्न अच्छे हैं तो लोग ओवरवेट हो जाते हैं उस एसेट क्लास में, Right. बहुत ज़्यादा पैसे डाल देते हैं, जबकि आगे जाके निराशा आती है लोगों को। यस तो अगर पास्ट रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं तो इसका एक मतलब ये है कि वैल्यूएशन कुछ बढ़ गए हैं अभी। तो फ्यूचर रिटर्न्स थोड़े मध्यम रहेंगे या Right. इतने अच्छे ना हो, Yes. ऐसी पॉसिबिलिटी रह सकती है। फिर निफ्टी जो मेजर इंडेक्स है या सेंसेक्स जिसकी ज़्यादा हिस्ट्री है, इसके रोलिंग रिटर्न्स हम देखें तो रोलिंग रिटर्न्स यानी अच्छे समय में बुरे समय में सब समय का एवरेज निकालते हैं अगर, तो ये लगभग 12% के नज़दीक रहे हैं। तो आजकल लोग जो निवेश के लिए आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है 15, 18, 20, 25, 30% इक्विटी में मिलना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होता है। और स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड्स होने भी बहुत आवश्यक है। यंगर लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर उनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, और जैसा मैंने बताया उनके कुछ पैसे प्रोविडेंट फंड में जाते हैं, ग्रेचुइटी अगर उनके पास है कंपनी से, तो ज़्यादातर इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये उतार चढ़ाव एक रेगुलर फीचर है। राइट इंडिया में मैंने बात की 1992 से 2003 तक 11 साल में पीक रिटर्न क्रॉस नहीं हुआ। यस यूएस मार्केट में भी ऐसा समय आया है 2000 से 2010 तक। जापान में ऐसा 3 दशकों का पीरियड चल रहा रहा जब हाई लेवल वापस नहीं आया। तो ऐसा कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं है कि इक्विटी में पैसे डाल दो तो बहुत अच्छे रिटर्न ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपने जब PPFS ज्वाइन किया 2001 के करीब, तो स्टेप बाय स्टेप लैडर चढ़ते हुए फिर आप अभी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने हैं,
तो क्या कुछ ये सफ़र रहा है, क्या कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने मिले, क्या कुछ स्ट्रगल भी था, मतलब व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द मनी? जब 2001 में मैंने ज्वाइन किया PPFS, तब ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी छोटी थी। मतलब जो हमारे फाउंडर हैं पराग भाई, उनका काफ़ी दशकों से प्रेजेंस था मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर पहचान हमारी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, रिटेल ब्रोकर, रिसर्च हाउस के तौर पर थी। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फील्ड था, तब हमारे पास PMS का लाइसेंस था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का, उसमें ज़्यादा कॉर्पस नहीं था हमारे पास। तो तभी कुछ 4 करोड़ के करीब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे, और इक्विटी जैसे मैंने बताया काफ़ी समय से सबड्यूड एसेट क्लास था, लोग प्रेफर नहीं करते थे इक्विटी को उस समय। तो सेटअप करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लोगों को कन्विंस करना, लोगों को आश्वासन देना कि इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है, आप देखिए इसको, ये चैलेंज था स्टार्टिंग में। 2003 में किसी को इक्विटी देखना नहीं था, तो तभी लोगों को जा के कन्विंस करना पड़ता था कि इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। पहला चैलेंज 2004 के इलेक्शंस के बाद आया। बुल मार्केट शुरू हो चुकी थी, लेकिन इलेक्शन के नतीजे एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध थे, तो लोअर सर्किट लग गई थी मार्केट में। और लोगों को लगा माइनॉरिटी गवर्नमेंट और लेफ्ट पार्टी सपोर्ट कैसे अच्छी हो सकती है बाज़ार के लिए, लेकिन वो जल्द ही रिकवरी आ गई। दूसरा चैलेंज 2007 में आया, जब कुछ कंपनियां ऊपर जा रही थी जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी या सेक्टर उतने अच्छे नहीं थे, तो तभी दिक्कत आई लोगों को समझाने में कि हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक को मत चेज कीजिए, फंडामेंटल्स पर ध्यान दीजिए। रियल एस्टेट का आई थिंक उस टाइम भी था, इंफ्रा, रियल एस्टेट, इंफ्रा, कमोडिटीज़, ये सेक्टर तेज़ी में थे। 2008 में फिर दिक्कत आई, ग्लोबल क्राइसिस, तो तभी लोगों को कन्विंस करना कि दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है, फिर रिवाइवल होगा। तो ऐसे हर 2-3 साल में, 4 साल में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आती रहती हैं। ओके, तो मतलब एज यू सेड कि 4 करोड़ से शुरुआत हुई है। अभी मैं अगर सिर्फ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो 55,000 करोड़ का कॉर्पस है। ओवरऑल बात करूँ तो 60-65,000 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस है। तो क्या कुछ मुश्किलें जाती है जब आपके पास, क्योंकि हमने देखा है रिसेंट टाइम में कि एक चीज़ तो मैंने क्लियरली ऑब्जर्व की है कि देयर आर मल्टीपल फंड्स इन द मार्केट, 2-3 हज़ार से ज़्यादा स्कीम्स हैं। ऐसे में कई सारे स्कीम्स आई हैं जिन्होंने काफ़ी एक उतार चढ़ाव देखा है अपनी जर्नी में। बट अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड की बात करूँ तो वो एक कंसिस्टेंट से रिटर्न देती आई। मतलब मैं अगर पिछले 10 साल में देखूँ तो कुछ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम था, फिर वो बदल के दूसरी का आया, बट पैरेलली एक स्कीम हमेशा रही है, वो है पारंपरिक फ्लेक्सी का। जब इस तरह से अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा मैनेज करने के लिए आ जाता है तो किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एज अ फंड मैनेजर आपको? तो मैं सारे पहलुओं पे बात करता हूँ, ना सिर्फ फंड मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चैलेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी रैपिड ग्रोथ में होती है, वो कस्टमर सर्विस के लिए होती है। राइट। तो एक बात बताऊँ, तो जब 2013 में जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्लाइंट थे और फिर बाद में वो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में आए, तो तभी हमारे पास तकरीबन 300 क्लाइंट थे। आज 25-26 लाख क्लाइंट हैं। तो जो क्लाइंट बेस इंक्रीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है। तो एक अच्छी बात जो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर की है कि जो ब्रांचेस और जो क्लाइंट इंटरेक्शन है वो काफ़ी हद तक रजिस्ट्रार देखता है। तो हमारे जो रजिस्ट्रार हैं कैम्स, वो काफ़ी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के लिए काम करते हैं और उनका इस्टेब्लिश्ड ब्रांच नेटवर्क है, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। दूसरी बात ये है कि पहले काफ़ी चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी, आजकल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू निवेश हो सकता है, या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू निवेश कर सकते हैं, इससे काफ़ी मदद मिली। फिर भी चैलेंजिंग रहा क्योंकि काफ़ी ग्रोथ हमारा कोविड पीरियड में आया। तो लॉकडाउन के समय इतनी स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाना, इतने सारे जो ईमेल फ़ोन कॉल्स आते हैं उनको रिस्पॉन्ड करना, वो एक चैलेंजिंग पहलू था हमारी जर्नी में।
फंड मैनेजमेंट की बात करें तो ज़्यादा चैलेंज नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा जो निवेश का स्टाइल रहा है वो बाय एंड होल्ड रहा है। ज़्यादा चर्निंग हर महीने पूरा पोर्टफोलियो बेच देते हैं, नए स्टॉक लेते हैं, ऐसा तो रहा नहीं है। तो जो ओवरऑल साइज़ है वो इतनी मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो मंथली इनफ्लो मायने रखता है। मंथली इनफ्लो बढ़ा है, लेकिन अभी जो मंथली इनफ्लो का स्तर है वो आसानी से हम डिप्लॉय कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा चैलेंज नहीं रहा। अच्छा। जो उतार चढ़ाव की बात की आपने, जो बाज़ार में उतार चढ़ाव और स्कीम परफॉर्मेंस की बात की, तो हमारा उद्देश्य ये है कि क्लाइंट को स्टेबल रिटर्न दें या लो रिस्क रिटर्न जहाँ तक हो सके उसकी कोशिश करें। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैटेगरी में निवेश है। थोड़ा निवेश फॉरेन स्टॉक्स में है, और अगर इमीडिएट अपॉर्चुनिटी ना हो तो थोड़ा कैश में भी होल्डिंग रहता है। तो इससे की वजह से उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम होता है मार्केट के मुकाबले। ओके। जब ये स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है तो थोड़ा अगर उस पर नज़र डालें तो वो कौन सी 2 या 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कंपनी में देखते हैं बिफोर पिकिंग कि अगर ये क्राइटेरिया में नहीं है या फिर ये अगर नहीं है उस स्टॉक में तो आई जस्ट अवॉइड इट। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंपनी के प्रमोटर कौन है, उसके उसकी मैनेजमेंट कैसी है। अगर प्रमोटर और मैनेजमेंट पे काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, या फ्रॉड के चार्जेस हैं, या क्रिमिनल केसेस हैं, या उनका गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो वो एलिमिनेट हो जाता है पहले ही स्टेज में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बिजनेस ग्रुप अच्छा हो, प्रमोटर्स अच्छे हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, फिर भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, और जहाँ पे बहुत ही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो निवेश करना होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स के फंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें कई बार प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। मैनेजमेंट पूरी मेहनत करता है, प्रमोटर अच्छी नीयत से बिजनेस चलाते हैं, लेकिन शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न नहीं आता है। भी 2 उदाहरण दूं तो प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस और टेलीकॉम, अभी कुछ लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। पहले ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, दमानिया एयरवेज, मोदी लोफ्ट, एयर सहारा, एयर डेक्कन, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, कई सारी एयरलाइंस आई और चली गई, बंद हो गए। वैसे ही टेलीकॉम में भी काफ़ी लोगों ने कोशिश की, काफ़ी कंपनियां बंद हो गई। तो ऐसे अगर बहुत ही कंपटीशन है, अगर प्राइसिंग पावर नहीं है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को अवॉइड करते हैं। ये दूसरी चीज़ देखते हैं, एक तो प्रमोटर मैनेजमेंट क्वालिटी, फिर बिजनेस क्वालिटी। तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि वैल्यूएशन कैसा है। अगर वैल्यूएशन, अगर कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फिर भी वैल्यूएशन अगर बहुत ऊंचा है तो उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पर मेरे 2 सवाल हैं। पहला मैनेजमेंट को लेकर है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई प्रमोटर्स हैं, उन पर तब तक तो कोई ये नहीं थी, केस नहीं थी, वगैरह नहीं थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि अचानक से उन्होंने फ्रॉड किया जो कि पब्लिकली पहली बार सामने आया। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में कैसे टैकल करें, या फिर इसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पकड़ के ही चलना है? सारे जो निवेश करेंगे, अगर हम 10 कंपनियां लेते हैं तो 10 अच्छा करेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अभी एक आध में कभी फ्रॉड निकल आता है, या कभी जो मैनेजमेंट पहले ऐसा माना जाता था कि अच्छी मैनेजमेंट है, लेकिन वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को परेशानी होती है, हो सकता है कभी। लेकिन जानबूझ के उस ओर नहीं जाना है। जो नॉन बैड मैनेजमेंट है उसके साथ निवेश नहीं करना है। अगर कोई अननोन मैनेजमेंट है और कुछ हो गया तो उसे कई बार अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जो नई लिस्टिंग है, अगर अननोन बिजनेस हाउस है, अननोन प्रमोटर ग्रुप है, अननोन मैनेजमेंट है, तो उससे कुछ साल मार्केट में एज ए लिस्टेड कंपनी वो ऑपरेट करें, उसके बाद पता चलता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। तो घाई नहीं करनी चाहिए निवेश करने के लिए। कुछ साल उनको ऑब्जर्व करके फिर बाद में निवेश करना चाहिए। और आजकल थोड़े
डेटा पॉइंट्स भी बाहर आने लगे हैं, तो कंपनी रेगुलरली प्रोविडेंट फंड ड्यूज जमा कर रही है नहीं कर रही है, अगर कंपनी बैंक के वहाँ डिफ़ॉल्टर है नहीं है, उनके सामने कौन से केस चल रहे हैं, ये सब कुछ वेबसाइट्स हैं जो ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है। तो हमारी तरफ से जो बन सकता है वो चेक हम करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ऑडिटर भी नहीं पकड़ पाते या सारी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी अगर पकड़ में नहीं आती है, तो कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने मैनेजमेंट सब एनालिसिस किया मैनेजमेंट का, सब सही रहा और बाद में ऐसा कुछ टर्न आउट हुआ कि मैनेजमेंट सही नहीं निकला या फिर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ? तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होती हैं, तो सिर्फ मैनेजमेंट एक पहलू नहीं है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने एक रोड प्रोजेक्ट में निवेश किया था, तो वहाँ पे कोर्ट का जजमेंट आया कि ये टोल रद्द कर रहे हैं हम, तो इसकी वजह से बिजनेस पे अफेक्ट आया। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। एक बार हमने एक फूड रिलेटेड कंपनी में निवेश किया था, तो उनके मैनेजमेंट को लगा कि फूड के अलावा हमें कंस्ट्रक्शन में भी जाना चाहिए, जो हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था। फिर एक एजुकेशन कंपनी में निवेश किया था, जहां उनका जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है वो रहा करता था, और उन्होंने बिजनेस मॉडल चेंज किया कि हम अभी गवर्नमेंट स्किलिंग प्रोजेक्ट में भी इंटर करेंगे। तो कई बार ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जो एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर हमें पसंद नहीं आते, तो ऐसी परिस्थिति में हम एग्जिट करते हैं उस कंपनी को। यहाँ पर अभी वैल्यूएशन का आपने थर्ड पॉइंट कहा था, तो उसको लेके एक सवाल है कि पहले ये होता था कि बहुत ही कम पार्टिसिपेशन था मार्केट में 15-20 साल पहले। अभी रिसेंटली पर्टिकुलरली कोविड के बाद अगर हम देखें तो मार्केट में पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ गया है रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से जो कंपनीज काफ़ी अंडर वैल्यूड मिलती थी पहले, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं मिलती बिकॉज पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, और मतलब आपकी क्या राय है इस चीज़ पर? पार्टिसिपेशन में उतार चढ़ाव हमेशा से रहा है। ओके। एक समय ऐसा था जब जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था, आजकल यूटीआई म्यूचुअल फंड है, पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, वो एक पॉपुलर स्कीम चला करते थे, यूनिट स्कीम 64। वहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा करता था और वो लोग देखते थे। फिर बाद में फॉरेन फंड्स को अनुमति मिली यहाँ पे लॉन्च करने की। एक समय ऐसा था जब मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ फंड में काफ़ी पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। जब टेक बूम आई तब लोगों ने काफ़ी पैसे डाले टेक्नोलॉजी फंड्स में। तो ये उतार चढ़ाव हमेशा से रहा है। जब पार्टिसिपेशन ज़्यादा है रिटेल का तो वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं, जब लोगों को निराशा होती है तब वैल्यूएशन कम हो जाते हैं। तो ये साइकिल चलते रहती है मेरे हिसाब से। और अगर मैं कोविड की बात करूं, जहां पर काफ़ी करेक्शन आ गया था मार्केट में, काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे थे, उस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि आम इन्वेस्टर्स तो काफ़ी डर गए थे, उन्हें, जैसे आपने पहले कहा कि उन्हें उस टाइम भी लग गया था फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कि 2020 मतलब भी दुनिया ख़त्म होने वाली है, कोरोना आने वाला है, तो हर किसी ने पैसा निकाला। तब भी लोअर सर्किट हमने देखे सेंसेक्स वगैरह में। तो उस टाइम जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसे आपके काम में, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम? तो एक चीज़ निवेशकों को समझनी चाहिए कि जब वो इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं। राइट। अगर कोई कंपनी में 100 शेयर हैं और आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप 1% के हिस्सेदार हो गए उस कंपनी में। अभी आप जब कंपनी खरीदते हो, आप जब कंपनी में हिस्सेदारी लेते हो, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव आना ही है। अब कोविड का समय देखें तो अगर रैशनली उसे देखें, अगर इमोशन को बाहर निकाल दें और समझदारी से काम लें, तो कोविड से क्या इम्पैक्ट आ सकता है कारोबार पर। 3 महीने लॉकडाउन रहेगा, 6 महीने रहेगा, शायद 9 महीने या 1 साल का की आमदनी चली जाएगी। अगर एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पाए तो शायद 1 साल घाटा भी हो सकता है कंपनी को।
लेकिन परमानेंट बिजनेस लॉस तो नहीं होना है। राइट। लॉकडाउन कभी ना कभी खुलेगा, कारोबार फिर जो जैसा पहले था वैसे वापस आना है, तो शायद आप 10% वैल्यूएशन कम ले लें, 15%, लेकिन जब 40-50% शेयर के दाम गिर जाएं तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आ चुके हैं। राइट। 6 महीने अगर घाटा हुआ, 12 महीने अगर घाटा हुआ तो चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है ऐसे समय में, अगर कंपनी की बहुत बोरोइंग है बैंक से, अगर उन्होंने बहुत कर्जा लिया है तो उन्हें ब्याज चुकाना है, उन्हें मुद्दल चुकानी है। अगर वो नहीं चुका पाए तो उनका बिजनेस उन्हें बेचना पड़ेगा, राइट। तो फिर वो कंपनी बंद हो सकती है। तो ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना है। लेकिन जिस कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जो जिसके पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं कि वो डाउन टर्न झेल पाए, तो ऐसी कंपनी में अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया उस टाइम। बिल्कुल। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जो आम इन्वेस्टर्स होते हैं वो समझ तो लेते हैं इन चीज़ों को, इस पॉडकास्ट के बाद भी उन्हें ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि जब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, मार्केट गिर जाता है तो जाना है। बट जैसे कि पराग परीख कहते थे, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है स्टॉक्स टू रिचेस में, कि हर्ड मेंटेलिटी एक ऐसी चीज़ है कि उससे इमोशनली थोड़ा अलग करना अपने आप को टफ होता है। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हर कोई जब मार्केट में सेल करने लगता है तो कहीं ना कहीं एक रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी वो थोड़ा डगमगा जाता है। फिर वो डिसाइड करते कि चलिए हम भी निकल लेते हैं इनके साथ। सो वो एक कॉमन प्रॉब्लम मतलब फेस कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो 3 चीज़ हो सकती है। एक चीज़, आप हर्ड में पार्टिसिपेट कर लो तो काफ़ी हानिकारक है फाइनेंशियली। राइट। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ फार्मूला से निवेश करें, इमोशन को कम्प्लीटली निकाल दे। तो फार्मूला से निवेश क्या है? SIP। मार्केट ऊपर है तभी भी आप निवेश कर रहे हैं, नीचे पे है तभी भी आप निवेश कर रहे हैं। जैसे आपका हर महीने पैसे प्रोविडेंट फंड में जाते हैं, वैसे हर महीने आपका सिर्फ फंड में जाएगा। तो फिर ऊपर है नीचे है वो डर नहीं लगता है। तीसरी चीज़ है जो हर्ड के ऑपोजिट जाके फ़ायदा ले सकते हैं। अगर हर्ड बेच रही है और वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए तो आपकी सिप तो चल रही है। अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो आप एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर बहुत ही ओवर हीटेड है तो थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं आपका निवेश। सो वो मोस्ट बेनिफिशियल है, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। इसलिए रिकमेंडेशन मेरा ये है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जाइए। जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है वैसे SIP अमाउंट भी बढ़ाते जाइए, और लॉन्ग टर्म में आपको लाभ मिलेगा इसका। हम अगर देखें PPFAs की बात करें तो पराग परीख जी ने एकदम शुरुआत से लेकर इसे बढ़ाया, पर अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद काफ़ी कुछ चैलेंजेस, मतलब हर कंपनी में हम देखते हैं कि जब एक फाउंडिंग फिगर होती है तो लोगों का ट्रस्ट उन पे होता है कि हम अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो ऑफकोर्स एक काफ़ी बड़ा क्राइसिस आपके सामने रहेगा, चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे। तो आपने कैसे उन्हें टैकल किया और उस मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन से कंपनी को मतलब आज इतनी ऊपर तक लाए? तो जो पराग परीख जी का जाना एक बड़ा धक्का था ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन जो बाकी लोग हैं कंपनी में वो काफ़ी समय से कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी इंटरेक्शन होता था क्लाइंट्स के साथ, मीडिया के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ। तो मैं इस कंपनी में, जैसे मैंने बताया, 2001 से जुड़ा हुआ हूँ कंपनी से। तो जब उनका निधन हुआ 2015 में, 14 साल मुझे हो चुके थे कंपनी में। पराग भाई के जो बेटे हैं नील, जो अभी फ़िलहाल CEO हैं, वो भी काफ़ी सालों से कंपनी से जुड़े थे। तो लोगों का उनके साथ भी इंटरेक्शन था और उन्हें भी जानते थे। जो बाकी सीनियर लोग हैं वो भी थे कंपनी में। तो जब हम लोगों से मिलने गए तो लोगों को विश्वास था कि उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कायम रहेंगे। जो कंपनी का काम करने का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए लोग जुड़े रहे हैं कंपनी से। अगर हम पराग परीख जी की बात करते हैं तो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर, और वो जाते भी थे बर्कशायर हैथवे की मीटिंग में, शेयर होल्डर मीटिंग में। आपके लिए कौन ऐसे इन्वेस्टर है जिनसे आप प्रेरित होते हैं
और क्या कुछ चीज़ें आपने उनसे सीखी है? तो जो नाम बताया आपने, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, पराग भाई खुद, पराग भाई के जो मेंटर थे चंद्रकांत संपत, फिर काफ़ी अलग अलग लोग जो इंडिया में निवेश करते हैं, जैसे प्रोफेसर संजय बख्शी है, या निमेश भाई है इनाम ग्रुप के, या काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ओवर द टाइम फॉलो किया है और उनके प्रिंसिपल्स को देखा है और समझा है, से इंस्पायर होके जर्नी कंटिन्यू की है। ओके। जब हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो मतलब 40 से ज़्यादा भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, लगभग 50 के करीब अभी हो गई है। हर एम से अगर देखें इंडिया में ऑन एन एवरेज 50 प्लस स्कीम्स उनकी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पीपीएफएस की बात करूँ तो एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कम, ऐसे मुझे तो पता नहीं और कोई, बट मतलब पीपीएफएस की बात करूँ तो सिर्फ 5-6 फंड्स आप मैनेज करते, तो इसके पीछे मतलब क्या है? हम ज़्यादातर 3 ज़रूरतों को मीट करते हैं हमारी जो स्कीम्स है उससे। एक जो इक्विटी निवेश है जो ग्रोथ के लिए है, जो यंगर पीपल हैं जिनको के पास लॉन्गर इन्वेस्टिंग होराइजन है और जिनके पास रिस्क झेलने की क्षमता है। तो जिनके पास 5 साल से अधिक का समय है, या प्रेफरेबली 10 साल से अधिक का समय है निवेश करने के लिए, जो उतार चढ़ाव देख सकते हैं, उनके लिए हम इक्विटी स्कीम्स चलाते हैं। तो ये 2 हैं हमारी, फ्लेक्सी कैप, और फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो ज़्यादातर मिरर करते हुए टैक्स सेवर फंड। तो ये इक्विटी स्ट्रैटेजी है। दूसरी जो ज़रूरत हम मीट करते हैं वो है एकदम शॉर्ट टर्म में जो कैश बैलेंसेस हो, बैंक बैलेंसेस हो लोगों के, वो निवेश कर सकते हैं लिक्विड फंड में या आर्बिट्राज फंड में। तो ये दूसरी नीड हम मीट करते हैं। और तीसरी नीड ये है कि जो जिनको डेट में निवेश करना है एसेट एलोकेशन के तहत, समझो 10-15-20% जो भी एलोकेशन है, या जो रिटायर्ड लोग हैं जिनको हर महीने कैश फ्लो की ज़रूरत है, उनके लिए हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और डायनेमिक फंड चलाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादातर ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन्वेस्टर्स की। अब कुछ लोगों का ये अप्रोच है कि इन्वेस्टर्स की अलग अलग ज़रूरत हो सकती है। किसी इन्वेस्टर को स्मॉल कैप की प्रेफरेंस हो, किसी इन्वेस्टर को लार्ज कैप मिड कैप की प्रेफरेंस हो, किसी इन्वेस्टर को बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करना है तो उसके लिए बैंकिंग फंड होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी फंड होना चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टर्स को इतनी बारीकी से अगर पता हो कि कौन से सेक्टर में निवेश करना है, तो वो खुद डायरेक्ट स्टॉक भी ले सकता है, उससे फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से निवेशक की ज़रूरत ये है कि उसे किसी प्रोफेशनल को फंड्स हैंड ओवर करने हैं, जो फंड मैनेजर सही डिसीजन लेके वो एसेट क्लास में उसके लिए निवेश करे। तो हमारी अप्रोच जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है, जो आम निवेशक को आसानी से समझ में आए, वो अप्रोच है। अब रिसेंट टाइम में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी रेगुलर बेसिस पर अब स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ भी ध्यान देते हैं, बट एक चीज़ वहाँ पर ये होती है कि कई बार उनके पास उतनी फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं होती कि क्राइसिस को वो क्राइसिस में सर्वाइव कर पाए। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि उतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। जब आप किसी स्मॉल कैप कंपनी की तरफ जाते हैं या फिर ऐसी कंपनी तरफ जाते हैं जिसका मतलब मार्केट कैप कम हो, और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है? तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो भारत की जो टॉप 500 कंपनियां हैं, उसमें से जो टॉप की 100 कंपनियां हैं उसे लार्ज कैप कहते हैं। बाकी की जो 150 है नेक्स्ट, उसे मिड कैप कहते हैं, और लास्ट 250 स्मॉल कैप में आती है। अब अगर इन 500 कंपनियों के मुनाफे को हम टोटल करें तो उसकी लगभग 75% प्रॉफिट्स जो टॉप की 100 कंपनियां वो कमाती हैं। तो वो जो टॉप की 100 कंपनियां हैं, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, वो रोटी सब्जी समझ ले उसको थाली में। जो स्मॉल कैप है, जो मिड कैप है, वो अचार चटनी साइड डिश फरसान स्वीट डिश उसका काम करता है। तो
पूरी थाली को सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप से नहीं बना सकते। तो लोगों को की ये एक्सपेक्टेशन है कि स्मॉल कैप मिड कैप हमेशा ही अच्छा रिटर्न देगी और कुछ समय से फ्लोज भी उसमें उस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा आने लगे। अभी न्यूज़ मीडिया में रिपोर्ट है एमफी सेबी की कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, लार्ज मिड और स्मॉल में। सब पैसे स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं डालने चाहिए। और क्या प्रोपोर्शन है, तो ज़्यादातर जो प्रॉफिट पूल है इनके, तो 75% लार्ज कैप में रख के बाकी जो 25% है उसको स्मॉल एंड मिड कैप में स्प्रेड कर सकते हैं। आपने जो सवाल पूछा क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो स्मॉल कैप में क्या होता है, कई बार की मैनेजमेंट रिस्क बढ़ जाता है। अगर बड़ी कंपनियां हैं तो उनके पास बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कारोबार होते हैं, डाइवर्सिफाइड बिजनेस होता है, कस्टमर बेस बड़ा होता है। जो छोटी कंपनियां हैं उनका एक दो कस्टमर पे ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाता है, कई बार एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंस होता है, कई बार कोई सप्लायर रिस्क होता है। तो स्मॉल मिड कैप में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक कंपनी में बड़ा निवेश कर लिया तो अगर उस कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई तो बड़ा घाटा हो सकता है, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि रिसर्च जो जब करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज पे, मिड कैप कंपनीज में, तो जो ऑन ग्राउंड काम करने की ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। अगर हम आज बड़ी कंपनियों की बात करें तो मारुति, महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, इसको सारी मीडिया ट्रैक करती है, सारे न्यूज़ पब्लिक डोमेन में है, उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके इंटरव्यूज़ छपते हैं अखबारों में, मैगजीन में, टीवी पर। जब छोटी कंपनियों की बात करें तो कई बार उनके डायरेक्टर्स कौन है हमें पता नहीं होता, उनका अप्रोच क्या है पता नहीं होता, उनका कस्टमर बेस कैसा है, तो जो ऑन ग्राउंड काम करने की ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। तो हालांकि कंपनी की साइज़ छोटी होती है, लेकिन जो एफर्ट लेना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, वो शायद लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है उस स्पेस में। ओके, सो ऑन ग्राउंड एफर्ट मतलब आप कुछ एग्जांपल दे पाएंगे एक दो कि किस तरह की चीज़ें मतलब कर सकते हैं? अब कुछ साल पहले एक किस्सा था जहाँ पर एक कंपनी थी जो फ्रूट जूस बेचा करती थी। अब उनके सेल्स नंबर्स तो काफ़ी अच्छे दिखते थे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, एनुअल रिपोर्ट में। जब कि कुछ साल बाद पता चला कि काफ़ी जो सेल्स नंबर्स थे वो फर्जी थे, या वो एक्चुअली नहीं उतना कारोबार था जितना वो बता रहे थे। अब कुछ लोगों ने ऑन ग्राउंड काम किया था उस समय पे कि स्टोर में जाके देखा कि एक्चुअली उनके प्रोडक्ट हैं नहीं है, बिक रहे हैं नहीं बिक रहे, या ओवरऑल कितना साइज़ है इस जूस का मार्केट का, और इसमें से ये कंपनी कितना क्लेम कर रही है। अभी अगर कोई ये सब काम नहीं करता है, सिर्फ पब्लिश्ड रिजल्ट्स पे निवेश करता है, तो घाटा होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ऐसे डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, या कस्टमर से, या सप्लायर से, एक्स एम्प्लॉय से जो चैनल चेक जिसे कहते हैं वो करना आवश्यक हो जाता है कई छोटी कंपनियों में। पराग परित जी की अगर बात करें तो मतलब उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब सीखे हैं। मैंने उनकी स्टॉक्स टू रिचेस पढ़ी थी, बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ी थी मेरी शुरुआती जर्नी में, एंड उन्होंने अपना विजडम पास करने की पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पास हो सके। पर ऐसी क्या, अब आपने उनके साथ 14 ईयर्स बिताए हैं, काफ़ी एक लंबा टाइम पीरियड है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सभी लोग उनसे सीख सकते हैं? तो जो जब शुरुआती दौर था इस सब्जेक्ट का, बिहेवियरल फाइनेंस का, तब लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो जो दो बेसिक इमोशन होते हैं ह्यूमन बीइंग के, जिसे ग्रीड, फियर कहते हैं, या लोभ और डर कहते हैं, लालच और डर। तो जब दाम ऊपर जा रहे हैं तो सबको लालच होता है, पड़ोसी ने पैसे कमा लिए, मैं रह गया, चलो ले लेते हैं शेयर।
तभी वो रिसर्च नहीं करते। राइट। कई बार देखा है लोग मोटरसाइकिल या फ्रिज लेने में ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जबकि उससे ज़्यादा पूंजी लोग स्टॉक में खरीद लेते हैं किसी की टिप सुन के। पता भी नहीं होता कंपनी करती क्या है। और जसपाल भट्टी जी का एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, पीपी वाटर बॉल्स करके, पानी पूरी वाला गोलगप्पे वाला जो आईपीओ निकालता है। तो ऐसी बार कई बार लोग ऐसे निवेश कर लेते हैं। तो ये ग्रीड और फियर, जो लालच और भय, इसे कैसे कंट्रोल में करना है, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो पराग भाई सिखाते थे लोगों को। और इसमें भी काफ़ी जो बारीकी पॉइंट्स जो हैं वो उनकी किताबों में आते हैं। तो जो एंकरिंग इफ़ेक्ट है, तो एंकरिंग इफ़ेक्ट यानी एक बार कोई दाम छप गया तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अगर आपने शेयर 10 में लिया है, वो 100 तक जाता है और अभी उसका दाम 90 है, आपको पता है गिरने वाला है, लेकिन आप 90 में नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आपने 100 का दाम देखा है, प्राइस देखा है। दूसरी बात, संक कॉस्ट फैलेसी की बात करते थे पराग भाई। तो अगर या लॉस एवर्जन की बात करते, तो अगर आपने 50 रुपये में शेयर लिया है और अभी उसका दाम 45 है, तो आपकी नज़र में वो 5 रुपये लॉस दिख रहा है। राइट। आप ये नहीं देखेंगे कि प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं कि नहीं हैं, आप इंतज़ार करेंगे कि कब इसका दाम 50 पे फिर मैं बेचूंगा, जबकि वो 45 वाला 40 20 पे जा सकता है। संक कॉस्ट में फिर एवरेजिंग में लोग लग जाते हैं। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है फिर भी लोग उसके शेयर खरीदते जाते हैं। कुछ समय पहले देखा था कि जो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थी जिनका कारोबार बिक गया था, कंपनी में कुछ भी नहीं था, एक्सचेंजेस ने डीलिस्टिंग की डेट भी बता दी थी कि इस डेट बाद शेयर में कारोबार नहीं होगा, तो ज़ीरो ही होने वाला है उसका। लेकिन अगर किसी ने 10 रुपये में खरीदा है, लोग 2 रुपये में भी वो शेयर और खरीदते थे एवरेज करने के लिए, जबकि कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उनकी किताबों में बाहर आती हैं, जो एग्जाम्पल्स उन्होंने देखे हैं मार्केट में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें भी काफ़ी सारे यूज़र्स के एक सवाल काफ़ी कॉमन आता है कि एसआईपी अभी सभी को पता चल गया है कि कभी भी शुरू करो, कंटिन्यू करो। लमसम इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो उनके जहन में 2 सवाल होते हैं कि क्या हम लमसम कभी भी करें, अगर पैसा आ गया है तो मैं अचानक से करूं, या फिर मुझे वैल्यूएशन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब वैल्यूएशन गिर जाए या मार्केट में कोई क्राइसिस जाए तब एंटर करना है। तो क्या कुछ एक आम इन्वेस्टर के हिसाब से क्या कुछ करे जिसे ज़्यादा पता नहीं है, मतलब स्टॉक्स वगैरह के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में? तो एक चीज़ तो मेंटली ये कंफर्ट आ जाता है, अगर आपके को लॉटरी लग गई, अगर आपको 5 लाख रुपए मिल गए लॉटरी में और आपको लमसम निवेश करना है, तो कैसे करेंगे आप? तो एक चीज़ ये है कि एक दिन पे ना करके 1-1 लाख रुपए 5 महीने पे स्प्रेड कर दीजिए। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान जिसे कहते हैं, या व्हाटएवर। तो आपको ये चिंता नहीं है कि आज का दिन बेस्ट है कि नहीं है, वो एक चिंता दूर हो जाती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी निवेश की अवधि लंबी है, तो अगर आपने बहुत ही गलत समय में भी अगर निवेश कर लिया, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, अगर आपने ख़राब कंपनियों में या फ्रॉडुलेंट कंपनियों में निवेश नहीं किया है, तो ज़्यादातर रिटर्न आ जाएगा। अगर मैंने 1992 की बात की, 4200 में अगर आपने निवेश कर लिया है सेंसेक्स में, आपको काफ़ी समय लग जाएगा वो लेवल वापस आने में। लेकिन अगर आपके पास लंबा होराइजन है 10, 15, 20 साल, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। राइट। तो ये दूसरा जवाब है। तीसरा, वैल्यूएशन को थोड़ा तो ध्यान में रखना है। अगर वैल्यूएशन में लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि लोग सेक्टोरल फंड्स में निवेश करते हैं डाइवर्सिफाइड फंड के बदले। तो अगर लेट 90s में निवेश करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी फंड जाके खरीद लेंगे। अगर वो 2007 में निवेश कर रहे हैं तो वो रियल एस्टेट,
कमोडिटी या इंफ्रा फंड ले लेंगे, अगर वो आज निवेश कर रहे हैं तो सब जाके स्मॉल कैप फंड खरीद लेंगे, तो उसमें ज़्यादा तकलीफ आती है। डाइवर्सिफाइड फंड में ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपके अलावा फंड मैनेजर भी देख रहा है किस सेक्टर में वैल्यूएशन अच्छे हैं, कहाँ पर वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। लेकिन अगर आपने थीमेटिक या सेक्टोरल फंड ले लिया तो फिर फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस नहीं है, राइट, जो आपने सिलेक्शन किया उसी में निवेश करना है, राइट। और अगर वो सेक्टर नीचे जाता है तो बहुत लॉस हो सकता है। ओके, तो मार्केट में अगर जैसे अगर कोई ऐसे हैं लोग जो पर्टिकुलरली चाहते हैं कि जब वैल्यूएशन डाउन आ जाए तब हम एंटर करें, तो क्या सिर्फ पी या फिर पीईजी रेशो को देख के काम चलेगा, या फिर और भी डीप जाने की ज़रूरत है, या फिर उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपके हिसाब से? तो ब्रॉडली अगर पी देखें तो काम चल सकता है। Okay. तो अगर इंडेक्स लेवल पे तो पिछले 30-40 साल में देखा है, तो अगर 10, 12, 13 पी हो जाते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है मार्केट। अगर 25-30 के करीब जाता है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और फ्यूचर रिटर्न्स कम होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कई बार अर्निंग जो है, तो पी रेशियो में दो चीज़ें हैं, एक तो प्राइस है, जो करंट प्राइस है या इंडेक्स लेवल है, और ई जो है वो अर्निंग पर शेयर स्टॉक का या इंडेक्स का। तो जो अर्निंग है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अगर आप कोविड पीरियड का पी रेशियो देखें तो थोड़ा पी रेशियो ज़्यादा भी दिख सकता है, क्योंकि अर्निंग टेम्पररीली कम है। जब कारोबारी नहीं है तो अर्निंग नहीं होगा, लेकिन वो करेक्ट अर्निंग नहीं है, क्योंकि एक साल बाद अर्निंग फिर वापस आ जाएगा। तो कई बार इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर पी रेशो ब्रॉडली देख ले तो समझ में आ जाता है ज़्यादातर कि महंगा बाज़ार है या अट्रैक्टिव बाज़ार। अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, नए नए मार्केट में उतरे हैं, तो उनके लिए आपकी एक एडवाइस क्या रहेगी? और कोई अगर ऐसे इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी एक एडवाइस क्या रहेगी? तो जो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक तो ये कहूँगा कि पहले समझिए आप क्या खरीद रहे हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक जैसे नहीं होते। राइट। ब्रॉडली इक्विटी स्कीम्स होते हैं, डेट स्कीम्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, और लिक्विड फंड होते हैं। तो ये 4 ज़्यादातर कैटेगरीज हैं। अगर आप यंगर इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी या अग्रेसिव हाइब्रिड लीजिए। अगर आप ओल्डर इन्वेस्टर हैं तो डेट स्कीम्स या कंजर्वेटिव हाइब्रिड या ऐसे स्कीम्स लीजिए। अगर आपके पास बहुत ही शॉर्ट टर्म पैसे हैं तो लिक्विड आर्बिट्राज लीजिए। ये एक तो ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो मेरी सलाह ये है कि आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड में ना जाकर डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कीजिए। अगर आपकी रिसर्च करने की क्षमता बहुत ही कम है तो आप इंडेक्स फंड में जाइए, जो निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी फंड में ज़्यादातर निवेश कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कम नॉलेज है और आपको रेगुलरली शुरुआत करनी है इक्विटी फंड्स में, तो ये म्यूचुअल फंड निवेश के लिए सलाह है। और उतार चढ़ाव रहेगा बाज़ार में। कम से कम आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 5 साल होनी चाहिए, और रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेबल है लमसम की कंपैरिजन। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हैं उनके लिए जब आप शुरुआत करते हो तो या तो ऐसी इंडस्ट्री चुनिए जिसमें आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, या तो ऐसी कंपनियां चुनें जिनका बिजनेस आसान हो समझने में। अभी जो कंज्यूमर कंपनी है ये लोग आसानी से समझ सकते हैं, या जो यूटिलिटी जैसी कंपनी है वो लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है या अगर फार्मा कंपनी है जो कोई एक ही अलग प्रोडक्ट में जिसका R&D है या जिसका, तो वो आम आदमी को समझने में दिक्कत आती है। तो ऐसे सेक्टर से स्टार्टिंग में दूर रहना चाहिए। अगर कोई उस सेक्टर का एक्सपर्ट हो तो बेशक वो निवेश कर सकता है, उसे समझ है उस सेक्टर की। तो सबसे पहले कंपनी को समझना, उसके प्रोस्पेक्ट को समझना, उसके मैनेजमेंट को समझना, ये ज़रूरी है। बिना जानकारी के
निवेश नहीं करना चाहिए। Right. और एक सलाह जो सेबी भी दे रही है लोगों को कि F&O से बच के रहें। उसके ज़्यादातर वॉल्यूम वहीं हो रहे हैं Right. और 80-90% या जो भी आंकड़े हैं सेबी के, ज़्यादातर लोग वहाँ पे लॉस कर रहे हैं, ये डेटा देखा गया है। तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो जब कमाई होती है तो थोड़ी ज़्यादा कमाई होती है, लेकिन जब लॉस होता है तो बड़ा लॉस आ जाता है, तो उससे बच के रहें। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की आपने बात की, तो आई मीन जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो सेबी ने अभी हर जो ब्रोकरेज फर्म का ऐप होता है वहाँ पर भी आपको डिस्क्लोजर देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। हर एक कोशिशें शुरू है, बट स्टिल अगर हम देखते हैं तो क्योंकि इक्विटी मार्केट में उन्होंने राइज देखा है, तो बहुत सारे लोग जो पर्टिकुलरली नए लोग हैं वो हमने देखा है कि शुरुआत में कभी ना कभी मतलब लॉन्ग टर्म उन्हें थोड़ा बोरिंग लगता है कि मतलब मुझे तो पैसा मतलब दे लुक एट स्टॉक मार्केट की 4 महीने 6 महीने में पैसा डबल हो सकता है। अपने दोस्त लोगों की किसी की स्टोरी सुनी है उन्होंने जिनका पैसा किसी शेयर में डबल हो गया। नाउ दे एंटर इनटू इट एंड देन वो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो उतना नहीं है, फ्यूचर ऑप्शन में तो तुरंत डबल होने के चांसेस है, ट्रिपल होने के चांसेस हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो अपना काफ़ी मतलब एजुकेशन करते टाइम अपना टाइम भी गंवा रहे हैं इन चीज़ों में। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कैपिटल भी गंवा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ कुछ लोग तो लोन लेकर भी कर रहे हैं। और मतलब इस तरह की चीज़ें मतलब इंडिया में अगर देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो मतलब दोज आर न्यू एंड वांट टू ट्राई फ्यूचर ऑप्शन और ट्राइंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर आप और मैं ताश खेलने लगे और जुआ खेलें तो क्या हम दोनों एक साथ में जीत सकते हैं? नहीं। अगर आप जीते तो मैं हारूंगा, अगर मैं जीता तो आप हारेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, ये जो इसे फाइनेंस में ज़ीरो सम गेम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब टोटल लगाते हैं सारे लोगों का प्रॉफिट और लॉस तो आंकड़ा ज़ीरो पर आ जाता है, क्योंकि कोई जीतता है कोई हारता है। अब ये ज़ीरो में के अलावा आपको ब्रोकरेज देना है, आपको एसटीटी भरना है और आपको टैक्सेस जो कमाते हैं उसे टैक्सेस भरने हैं। अगर आप घाटा करते हो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको रिफंड नहीं देने वाली है, वो घाटा पूरा आपका है। लेकिन अगर आपको बाई चांस मुनाफा हो गया तो उसमें से आपको टैक्स भरना है। तो जब टोटल लगाते हैं तो ट्रेडर्स लॉस ही कर रहे हैं, और ये आंकड़े जब आप ब्रोकरेज अकाउंट में ऐप में लॉग इन करते हो तो आपको दिख रहे हैं 90% प्लस लोग लॉस कर रहे हैं इस सेगमेंट में। तो इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टिंग करें, अगर आप और मैं साथ में निवेश करते हैं, समझिए एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं और अगर कारोबार अच्छा रहा तो क्या हम दोनों मुनाफा कमा सकते हैं? Yes. बिल्कुल। अगर अपना बिजनेस अच्छा चला तो मुनाफा होगा। Yes. तो जब आप कंपनी के शेयर खरीद के लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको उसमें से मुनाफा होना ही है। जैसे देश की उन्नति होगी, जैसे आर्थिक कारोबार बढ़ेगा, जैसे मुनाफा बढ़ेगा कंपनियों का, वैसे आपको भी अपना हिस्सा मिलेगा। जो कंपाउंडिंग है, जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं या जो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है लोगों के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपनी परिस्थिति बदलने के लिए। काफ़ी लोगों ने वो चावल और शतरंज के वो स्क्वायर की कहानी सुनी होगी। तो फाइनेंस टर्म में आपको बता दूं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और अगर आप उस 1 लाख रुपए को 27 बार डबल कर सकते हो तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। और 27 बार डबल करना तो काफ़ी लोगों की बस की बात नहीं होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाज़ार में आता है 20 साल की उम्र में और अगर उसके पास 40 साल है, 60 साल तक वो निवेश करके अपनी पूंजी को बढ़ोतरी के रास्ते पे लगा सकता है। अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है बाज़ार से, जो निफ्टी सेंसेक्स का रोलिंग रिटर्न रहा है,
तो आपकी पूंजी जो है वो 6 साल में डबल हो सकती है। राइट। तो 6 साल अगर आपके पास 6 साढ़े 6 गुना आप उसको डबल कर सकते हो, तो आप यस। देखिए आपके 1 लाख रुपए एक डबल में 2 होंगे, यस। दूसरे डबल में 4, 4। तीसरे में 8, चौथे में 16, पांचवे में 32 और 64। तो काफ़ी ग्रोथ आ सकता है। बोरिंग लगता है बिल्कुल, लेकिन जो बोरिंग रास्ता है वही सही रास्ता है। जो बहुत ही एक्साइटिंग रास्ता है उसमें काफ़ी खतरे हैं। फंड मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो इनका बिहाइंड द सीन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो एक सवाल जो मेरे दिमाग में अभी आया कि अगर आपके मैं पारंपरिक फ्लेक्सी के फ़ंड की बात करूँ तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लोगों के हैं, जबकि आप बार बार कहते हैं कि सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज़ हैविंग लो एक्सपेक्टेशंस। पर मतलब इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस की वजह से अब एक्सपेक्टेशन लोगों के उतने बन गए हैं, तो क्या आप पर भी ये प्रेशर रहता है टू कीप ट्राइंग कि बेस्ट रिटर्न्स मुझे देने हैं इस चीज़ का? तो प्रेशर मुझ पे नहीं है, प्रेशर लोगों पे होगा, क्योंकि अगर वो गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। तो दूसरी चीज़ ये बता दूं मैं कि अगर क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में देखें तो हमारा काम सिलेक्टर के जैसा है, ओके। या टीम मैनेजर के जैसा है। हम प्लेयर नहीं है जो फील्ड में जाके कुछ करते हैं। राइट। तो टीम सिलेक्टर का काम क्या होता है, कौन से 15 प्लेयर लेने हैं Yes. स्क्वाड में, और उसमें से कौन से 11 प्लेयर आज खेलेंगे, या वैसा कुछ काम Right. है। तो हमारा भी वैसे है कि कौन सी 25-30 कंपनियां हमारी पोर्टफोलियो में आएंगी। फाइनली गेम में रिजल्ट क्या होगा ये उन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे निर्भर है। अभी प्लेयर कैसा खेला वो भी मायने रखता है, पिच कंडीशन कैसी रही, बारिश आई नहीं आई, Yes. सामने की टीम कैसा खेलती है। तो वैसे ही हमारी जो कंपनियां हैं, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे है, ग्रोथ हुआ नहीं हुआ, कोविड आया नहीं आया, तेल के दाम बढ़े नहीं बढ़े, ब्याज के दर क्या है, काफ़ी Yes. फैक्टरों पे डिपेंडेंस है। तो अगर अच्छी टीम सिलेक्ट करेंगे तो ऑन एन एवरेज अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वही हमारा काम है। हम तो हमारी तरफ से कह देते हैं कि एक्सपेक्टेशन कम रखिए। अब अगर कोई गलत एक्सपेक्टेशन से आ रहा है तो वो उस पर है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, तो मल्टीपल हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टाइल्स हैं इन्वेस्टिंग की, आप कौन सी फॉलो करते हैं और क्या इसमें कोई बदलाव आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो भी आप स्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं या कोई भी जो फंडामेंटल बेस्ड निवेशक है, वो एक ही प्रयत्न करता है कि इस कंपनी का मूल वैल्यू क्या है, या इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं वो क्या है, और आज जो बाज़ार में इसका दाम है ये इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है क्या। तो Okay. अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और अगर वो 50 में मिल रहा है तो अट्रैक्टिव है। यस। अभी किस तरह की कंपनी में कोई निवेश करता है ये स्टाइल पर निर्भर है। कुछ लोगों को जो कमोडिटी कंपनियां हैं या सिक्लिकल कंपनियां हैं उसमें एक्सपर्टीज़ है। अभी इनके मुनाफों में बहुत ज़ोर का उतार चढ़ाव आता है। जो स्टील कंपनियां हैं, Right. जो एल्यूमिनियम कंपनी है, ऑयल कंपनी है, इनके मुनाफे में काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है। तो कुछ लोग उसमें स्पेशलाइज करते हैं, कुछ लोगों का स्पेशलाइजेशन जो कंज्यूमर स्टॉक्स में है उसमें रहता है। कुछ लोग ग्रोथ पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ लोग स्टैटिस्टिकल प्राइस अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक या डिविडेंड पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो हमारा जो अप्रोच है वो कॉम्बिनेशन है। क्वालिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, और वैल्यूएशन पे ध्यान देते हैं। Okay. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी के पीछे भागे या सिर्फ वैल्यू पे ध्यान दे। दोनों का मिश्रण करके जो अच्छी क्वालिटी कंपनियां हैं, रीजनेबल दाम पे मिलते हैं, उसमें निवेश करते हैं। आपने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का महासागर है कि अब जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की बात आती है तो क्या वो DCF मेथड से ही निकाली जाए,
या फिर जब डीसीएफ में कई सारे कैलकुलेशंस और अजम्पशन हैं, वहीं पर चार्ली मंगर कहा करते थे कि जब उनसे वैल्यूएशन के बारे में पूछा गया तो वो बोलते कि अगर किसी चीज़ में इतना मैथ्स इन्वॉल्व है तो वो शायद सही टेक्निक नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू, आपके हिसाब से क्या कुछ तरीके हैं जो बेहतर है? तो मेरे हिसाब से 3 मेथड हो सकती है किसी भी एसेट की वैल्यू निकालने के लिए। एक तो जो उसका रियलाइजेबल वैल्यू है, अगर एक फैक्ट्री देखें आप, ये फैक्ट्री है, ऐसी ही फैक्ट्री अगर आपको नहीं बनवानी है तो उसका क्या दाम लगेगा, राइट। वो एक नज़रिया हो सकता है। तो एसेट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, तो ये या कई बार बुक वैल्यू लोग देखते हैं। तो राइट। कई बार लोग ऐसे मेट्रिक्स करते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू पर टन जैसी मेट्रिक्स है सीमेंट कंपनियों के लिए, या शिपिंग कंपनी में ये शिपिंग फ्लीट की क्या वैल्यू है, उस तरीके से लोग मूल्यांकन करते हैं। दूसरा जो आपने बताया कैश फ्लो एनालिसिस, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना भी करें, अगर आप किसी कारोबार को 100 में ख़रीदते हैं और वो कारोबार में अगर ग्रोथ बिल्कुल नहीं है और आपकी एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% है, तो उसका मुनाफा 12 होना चाहिए, कैश फ्लो 12 होना चाहिए। अगर ग्रोइंग कंपनी है तो आप 12 से कम भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर अभी मुनाफा 7 है लेकिन अगले साल 9, उसके बाद 11-12 होने वाला है, फिर 15 हो सकता है, तो आप कम रिटर्न भी मंजूर करेंगे अगर ग्रोइंग कंपनी है। राइट। अगर डी ग्रोइंग कंपनी है तो आपको 12 से और भी ज़्यादा करंट ईयर में कैश फ्लो चाहिए। राइट। तो मैथमेटिक्स तो है इसमें, मैथमेटिक्स ज़्यादा बॉन्ड्स में चलता है क्योंकि आपको प्रेडिक्टेबिलिटी है किस साल कितना कैश फ्लो आना है। इक्विटी शेयर में मैथमेटिक्स से ज़्यादा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट की ज़रूरत है। ये कारोबार आज से 5 साल में कितना मुनाफा कमाएगा, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि जो कैलकुलेशन है। ओके, सो थैंक यू सो मच राजू जी, आपका टाइम देने के लिए। आई मीन हम सबको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली और आपका विजडम हम सब तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो धन्यवाद।